वक्त जो नजर आ रही है, उसके बाद मैं समझता हूं कि इस वक्त जो आपकी सुप्रीम कोर्ट बता दी उसका भी इमेज खराब है, और पंजाब का मैंने आपको बता दिया कि यहाँ अली अफजल साई साहब हैं, जी ठीक। वो पूरा सूबा ओन करते हैं। तो ये इनके बारे में अगर कुछ स्टेप्स ना लिए जाएं तो वो जुडिशरी की क्या रेपुटेशन है। पहले ही आप 130वें नंबर है 139 में से। आप असेंबली जब तोड़ते हैं तो फौरन हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, नेशनल असेंबली की जो बात होती है उसको फौरन सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं आप। तो आपके कोर्ट्स जो है अगर वो मैनेज्ड हैं कंप्लीटली, तो आपको कोई तीसरा रास्ता ढूंढना चाहिए कि ये कोई हाउ यू गोना मैनेज इट। एक लार्जर बेंच बनना चाहिए, मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट का। बल्कि कई जगहों से आवाज उठ रही है कि सुप्रीम कोर्ट को इसका जवाब देना चाहिए कि हमारे पिछले जो चीफ जस्टिस साहब थे वो किस तरीके से सारा कुछ ये करते रहे हैं, कालें किस तरीके से फौज इनको मैनेज करती रही है, इसके बारे में बताएंगे। और मेरा मकसद उसके बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं है। अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर मैंने आपको जानते हैं, वो तो आपको पता ही है कि ये जो कभी भी इस तरह के जवाब नहीं आते और वो सिलसिले हमेशा से चल रहे हैं और इसी तरीके से चलते रहेंगे। इससे पहले कि हम और भी इसके हवाले से बात करें, एक और न्यूज एक चलें, एक पॉजिटिव न्यूज की भी बात कर लेते हैं। हम माइनॉरिटीज की भी बात करते हैं, खासतौर पर साल के शुरू होने पे हमने कहा जरा थोड़ा इसका जायजा लिया जाए। तो हम देख रहे हैं, मैं देख रही थी कि DW में इसके हवाले से एक खबर ये पब्लिश हुई है कि अब जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हैं, हिंदू बरादरी जो हिंदू कम्युनिटी है, उनके लिए एक बड़ी ख्वाहिश ये पूरी की गई है कि इंडिया के PM मोदी की तरफ से अब एक आप कह सकते हैं कि स्पॉन्सरशिप इसको कहा जाता है, तरमीम शुदा स्पॉन्सरशिप, उसमें एक वो अमेंडमेंट की गई है जिसके तहत यहाँ पर रहने वाले बड़ी तादाद में जो हिंदू हैं वो अपनी जो अस्थियां हैं आखिरी जो होती है वो वहां पर गंगा में ले जाके बहा सकते हैं। तो जाहिर है कि दोनों कंट्रीज के बीच इस तरह का ये वो हुआ होगा, यहाँ पर रहने वाले जो हैं हिंदू वो उनको अब वो ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे कि अपने रिश्तेदारों की अस्थियां वहां पर ले जा सकें। इसको क्या मैं इसको बड़ा खुश है स्टेप लूंगा कहूंगा। और दूसरा मैं आलिया ये कई दफा ये कह चुका हूं कि पाकिस्तान को दे हैव टू फिक्स देयर रिलेशनशिप विद इंडिया टू मूव फॉरवर्ड। तिजारत शुरू करना इसके बगैर गुजारा नहीं है। आपको रिलेशनशिप आप ठीक करने होंगे, बल्कि उसमें मैंने कई दफा हवाला दिया है भारत और चाइना के रिलेशनशिप पे कि उनकी झड़पें भी हैं, बॉर्डर पे भी खड़े हैं, लेकिन ट्रेड भी कर रहे हैं साथ। अब ये अस्थियों की बात कर रहे हैं, ये बड़ा खुशाइंद बात है, लेकिन बल्कि मैं तो इसको यहां तक कहूंगा कि जो यहां आपको पता है कि पाकिस्तान हमारे कई अभी जानने वाले हैं जिनकी बड़ी क्लोज रिलेशनशिप है भारत के अंदर, बड़ी क्लोज रिलेशनशिप। मैं कई फैमिलीज को जानता हूं जिनकी शादियां हुई हैं भारत के अंदर। मेरी कल वॉशिंगटन DC के अंदर एक मुलाकात एक जोड़े से हुई है। हस्बैंड इज फ्रॉम इंडिया, इंडियन अमेरिकन है, जो उसकी वाइफ है पाकिस्तानी अमेरिकन। तो ये मेरे ख्याल में तो ये ना सिर्फ हिंदू बरादरी के लिए होना चाहिए, ये मुसलमानों के लिए भी होना चाहिए कि वो अजमेर शरीफ जाएं अपना, और दूसरा अपने अजीजों को रिश्तेदारों को मिलें जाके, उधर से वो आए। देखें करतारपुर मार्ग खोला गया था, वो उसकी जिंदा मिसाल है कि मेरे ख्याल में यू हैव टू स्टेप अप, और पाकिस्तान को अब स्टेप्स लेने चाहिए मेरे ख्याल में। इट्स अ राइट मोमेंट। और यू आर इन अ वीकर पोजीशन, आपको जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप की, भारत को अब आपकी जरूरत नहीं है। ये सोच की बात है। लेकिन ये कि मैं बार बार उसमें कहता हूं इसके लिए बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इक्विटी की जरूरत है और नेशनलिज्म की जरूरत है, जो कि मुझे कभी भी नजर नहीं आया आपकी लीडरशिप के अंदर, जिसमें वो नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लें। वो पर्सनल डिसीजन लेते हैं, अपनी पर्सनैलिटीज को प्रमोट करने के लिए डिसीजन लेते हैं। कभी भी उन्होंने नेशनलिज्म बेस्ड देखें। मैं अगले दिन जब भारत की तरक्की के बारे में कुछ पढ़ रहा था तो मैं आई वाज सरप्राइज्ड। नरसिम्हा राव जो हैं उन्होंने और मनमोहन सिंह साहब ने जब इंडिया की तरक्की के लिए उन्होंने इंडिया को खोला और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जब किया और इंडियन करेंसी को डिवैल्यू किया 1991 में, तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया था। उनको भी काफी तनकीद का निशाना बनाया गया था। लेकिन लीडर जो होते हैं वो इस तरह के रिस्क लेते हैं। काश के हमारे को लीडर जो है वो अपने इन शेल से बाहर निकल के नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लें। अब देखें आपके पॉलिटिकल सिचुएशन के हालात क्या हैं कि इस वक्त मरियम नवाज को एक बहुत बड़ा ओहदा दे दिया गया है। चीफ मिनिस्टर पंजाब का बनाने की सोचें तो वो हमजा शहबाज शरीफ से आगे ग्रो ही नहीं कर पाते। तो ये मेरा मकसद है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है इस साइड पे। और दूसरा ये है कि इस वक्त अगर देखी जाए मैं इतना डिसअपॉइंटेड हूं आपके सर्कमस्टांसिस से कि कराची के अंदर MQM जो है वो आपका PDM को छोड़ने के लिए फिर रही है। खान साहब उनसे बात करने के लिए फिर दोबारा इंटरेस्टेड हैं।
आज एक खबर आई है कि उनके गवर्नर ने, सिंध के गवर्नर ने कहा है कि खान साहब मुझसे मिलना चाहते हैं, मारगला रोड पे गाड़ी में घूमना चाहते हैं, मेरे साथ बात करना चाहते हैं। उधर बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी एक्टिव है, और दूसरा फिर मुख्तलिफ एजेंसियां आपकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश कर रही हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको इन चीजों से जरा बड़ा होकर सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हालात आपके इतने खराब हो चुके हैं। मुझे आज याद है कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में बाजवा साहब ने खड़े होकर स्पीच दी थी। उन्होंने कहा था कि 500 अरब रुपया था पंजाब के खजाने में, पंजाब गवर्नमेंट के पास आज एक पैसा भी नहीं है उसमें। थोड़े से अरसे में सारा कुछ खत्म हो गया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है। कोई पता नहीं लग रहा कि इस वक्त हु इज रनिंग पाकिस्तान, हु इज मेकिंग द डिसीजन ऑफ द फ्यूचर। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमारे जो इदारे हैं, जो कि पिछले 76 साल से हमें यही बताते रहे कि वी आर द वन हु विल सेव यू, हु विल स्टेप अप, उनको चाहिए कि एटलीस्ट ये जो हमारे तालिबान है, इनको कुछ जवाब दें, कोई इनको बताएं। ये जिस तरह कहते हैं टेबल पे लाके बात करेंगे, अब टेबल वाली बातें अब नहीं रह चुकी। दे हैव, जिस तरीके से रोजाना अटैक हो रहे हैं आपके मुसलसल बलूचिस्तान और सूबा सरहद के अंदर, तो यू हैव टू रिटेलिएट नाउ, यू हैव टू शो कि यू आर सीरियस टू सेव पाकिस्तान। ठीक, तो साजिद साहब अब अपनी आखिरी खबर की तरफ चलते हैं, और वो है आप वहां पर मौजूद हैं कांग्रेशनल इलेक्शंस के हवाले से, आपने उसमें हमने देखी आपकी पिक्चर्स भी, तो बताइएगा आप उसके हवाले से कुछ, अगर हमें वहां पर क्या सिचुएशन है। जी, मैं उसमें आलिया इस जगह से शुरू करना चाहूंगा कि आज अगर आप कांग्रेस की, अमेरिका के अंदर कांग्रेस में जो इस वक्त एक जो स्टोरी चल रही है इलेक्शन की, अगर इसको देखें तो आपको बिल्कुल ये क्लियर नजर आएगा कि किस तरीके से जमहूरियत फेल हो रही है, किस तरीके से जो लोगों को वोट दिए जाते हैं उनके मसाइल हल करने की बजाय कि वो उनकी डायरेक्शंस क्या है, ये आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। इस वक्त मैंने आपको बताया था जो पिछले मिड टर्म इलेक्शन हुए हैं उसमें हारा कौन है, उसमें हारी पार्टियां नहीं हारी, उसमें जमहूरियत हारी है। उसकी वजह इस तरीके से कि हाउस में एक थिन सी मेजॉरिटी आई रिपब्लिकन की, जो सेनेट है वो डेमोक्रेट पार्टी के पास चला गया, व्हाइट हाउस भी उनके पास चला गया। इसका मतलब यह था कि अगले 2 साल के अंदर लेजिस्लेशन नहीं होगी। जिन वजूहात की वजह से, जिन इश्यूज की वजह से इन कांग्रेसमैन को जिनको वोट दिए गए हैं वो लेजिस्लेशन नहीं कर पाएंगे, तो नुकसान वोटर का है। और आज ये सूरत हाल ये है कि वहां पे केविन मकार्थी रिपब्लिकन जो लीडर हैं, जो कि जिनके बारे में बहुत अरसे से सोचा जा रहा था कि ही विल बिकम नेक्स्ट स्पीकर, उनके मुकाबले पे एक फार राइट का जिम जॉर्डन कांग्रेसमैन, स्ट्रॉन्ग कांग्रेसमैन, वो इलेक्शन पे खड़े हैं। तीसरा एक जो डेमोक्रेट कैंडिडेट हैं उनका नाम है जेफरी हकीम फ्रॉम न्यूयॉर्क, वो डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से हैं। और जब तक कोई भी इनमें से कैंडिडेट 218 वोट नहीं ले पाएगा, कांग्रेस आगे मूव नहीं कर पाएगी। अब इसके कवानीन ये कहते हैं कि जब तक ये उतना अरसा, ये आज चौथी दफा, आज कल 3 दफा एक दिन में हुए वोट, आज जो है चौथी दफा वोट आज इस पे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लियर पिक्चर नजर नहीं आ रही कि अगला स्पीकर कौन होगा। और अकॉर्डिंग टू कवानी, और ये 100 साल के बाद ये इस तरह का डेडलॉक आया, पहले इस तरह नहीं कभी हुआ। तो हिस्ट्री इज इन मेकिंग। आज अगर देखा जाए तो कल रात एक जो गुजरी है उसमें लग रहा था कि रिपब्लिकन विल कम टू अ डील, टू अ सोल्यूशन, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, कोई खबर नहीं है। लेकिन नए कांग्रेसमैन जो आए हैं वो हलफ नहीं उठा पाएंगे जब तक स्पीकर साहब जो है उनके बारे में डिसीजन ना हो। सो दिस इज, और मैं एक बात बताऊं, ये सिर्फ अमेरिका की है, अमेरिका जिसमें जमहूरियत की 300-400 साल पुरानी हिस्ट्री है, अगर जमहूरियत वहां नहीं काम कर रही तो जिन ममालिक के अंदर लोगों की पढ़ाई लिखाई नहीं है, जिनको लोगों को पता ही नहीं कि व्हाट इज लेजिस्लेशन, तो वहां पे लोग तरक्की किस तरह करेंगे, वहां पे जमहूरियत के फ्रूट्स किस तरह एंजॉय करेंगे। मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि भारत की मिसाल दी जाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे इट्स लार्जेस्ट कंट्री, लेकिन अफसोस के साथ है कि वहां भी आज इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान को गालियां देनी पड़ती हैं, मुसलमानों को दबाना पड़ता है, कश्मीर के ऊपर वोट लेने पड़ते हैं। ये दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। वोट लेने चाहिए अपनी परफॉर्मेंस पे, पॉलिसीज पे, अपने ट्रैक पे, अपने जो परफॉर्म किया हो उस पॉलिसी रिलेटेड डिस्कशन होनी चाहिए, बजाय कि रिलीजियस बेस पे। दिस इज नॉट जमहूरियत।
पॉजिटिव नोट पे हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि चलें, दुनिया तो खैर जो भी कर रही है, जो भी शायद वहां पर तो फिर भी डेमोक्रेसीज रह जाएं, जमहूरियतें रहें, चलती रहें। हमारे तो यहाँ पर लग रहा है कि बिसात ही लपेटी जाएगी, बस कुछ ही अरसे की बात है। तो हमें अपनी भी खैर मनानी चाहिए। लेकिन साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। दोबारा भी आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच।